1975 में मुंबई जाना मतलब एक स्वप्न देखने वाली बात है, ख्वाब देख रहा कोई। सर ये सबके साथ है, ये पूरी इंडिया में सबके साथ है। मुंबई अपने आप में लोगों को लगता है क्रेज थी। अब ये सब वायरल हो गया था मेरा, लोकपाल वगैरह किडनैप। तो नाना पाटेकर ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा जो भी है वीडियो। तो मेरे को देख के बोलते, मैंने नाना ये तेरे को कौन चुरा सकता है। लेकिन एक होता है कंफर्ट जोन के, मैं इसमें सबसे जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ। मुझे विलेन में जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ, कॉमेडी में जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ, या संजीदा रोल में मैं आसानी से इसको निभा लेता हूँ। देखिए सर, मैं आपको सही बता दूँ, इजी रोल तो सबसे इजी रोल मालूम क्या होता है? सबसे इजी रोल होता है कि आपने एक पैटर्न बना लिया आपने कि मैं ऐसी ही एक्टिंग करूँगा। तो उसको मैंने फ़ोन भी किया। अच्छा, उसका फ़ोन जो होता था वो व्हाट्सएप कॉल पर। हाँ, व्हाट्सएप कॉल। कभी भी उनको मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आई क्यों ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनके लिए, उस काम के लिए उनको ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो काम ही उनकी पहचान बन जाता है। तो ऐसी ही पहचान के धनवान हैं हमारे आज के मेहमान, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता श्री मुश्ताक खान। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्फा टॉक्स में। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अल्फा टॉक के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस आपके सामने हूँ और मयंक साहब मेरे सामने हैं। और इसका मेरे को बहुत दिनों से इंतज़ार था, इस मुलाकात का। और आज वो मेरी मुलाकात जो है ऊपर वाले ने सुन ली, और बहुत सही बात बोला मयंक साहब ने, जब ऊपर वाला सुनता है तभी सब कुछ होता है। तो मेरी भी सुनी और मैं आज आपके सामने हूँ। तो बताएं सर। उसका कारण ये है कि आपने आज तक जितने भी किरदार निभाए हैं, हम सब ने जो जो किरदार आपके देखे हैं हर फिल्म में, तो ऐसा लगा है कि आपने वो किरदार निभाए नहीं, उन किरदारों को जिया है, बड़ी ईमानदारी से जिया, बड़ी सच्चाई से जिया, और वो सच्चाई स्क्रीन पर दिखती है और वो दिल में लगती है। मेरा मानना है मयंक साहब कि आप कुछ भी काम करें, जो भी काम करें, चाहे आप बड़े गिरी का करें, आप दर्जी का काम करें, इवन यहाँ तक कि वो जो झाड़ू मारने वाला होता है ना, जो रास्ते में झाड़ू मारता है, वो भी जो होता है ना, वो जब दिल से करता है हर काम। मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी, जिस फील्ड में भी आप हैं, उसमें आपको दिल से, ईमानदारी के साथ और शिद्दत के साथ आप काम करेंगे ना, तो वो सुनता ज़रूर है वो, और उसे लोग पसंद ज़रूर करते हैं। तो मेरा भी यही मतलब फ़लसफ़ा रहा है कि यार जो भी काम करना उस पर अपना 100% बल्कि 200% लगा देना। सर तो ये जो प्रेरणा आपके अंदर आई, या तो ये किसी ने आपके अंदर ये प्रेरणा डाली, या फिर आपको करते करते आया कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है? नहीं, ये मेरा ख्याल है ये भूख है, ये मेरी भूख है। जिस तरह जब हमको भूख लगती है तो हम अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भूख हमारी ख़त्म हो जाए। तो मेरी ये भूख रही, और मेरा ख्याल है हर किसी अच्छे आर्टिस्ट की ये भूख होती है और ये ख्वाहिश होती है कि वो कितना अच्छा अपने तरफ से दे सकता है। और यकीन मानिए, जब भी हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हर शॉट के बाद ऐसा लगता है यार कुछ कमी रह गई है यार। हालांकि डायरेक्टर बोलता है ओके, वेरी गुड, लोग तालियां भी बजाते हैं और सब खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पैकअप के बाद ऐसा लगता है यार हाँ मैं कुछ और कर सकता था, कुछ और अच्छा हो। कुछ शॉट के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आती और ये करना चाहिए था। बट एनीवे, उसकी कोई सीमा नहीं है, उस लालच का कोई वो नहीं है, ख़त्म नहीं होती वो तो चलती रहती है, और ये होना भी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ गुड साइन फॉर एज एन आर्टिस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया कि कोई डायरेक्टर बोलता है फिर से करो, या फिर हमारा मन करता है एक बार फिर से। कोई ऐसा किस्सा आपको याद है, कोई सीन या फिर कोई टेक आपको, जिसको आपको लगा हो कि मैंने इसको बहुत बार किया तब जाके इतना अच्छा आया? देखिए, मैं ऐसा तो मेरे साथ बहुत हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। ख़ास करके हमें राय प्यार के, जब हम महेश भट्ट साहब के साथ काम कर रहा था मैं, तो उसमें बड़े अच्छे सीन होते थे। तो वहाँ पर एक, पता नहीं आपको, एक ही लाइन थी मेरी, हालांकि पूरे फिल्म में अच्छी लाइन थी, सब थी। तो जहाँ पर कि मैं बोलता हूँ
आमिर खान बोलता है कि ऐसा कहाँ होता है, तो मैं बोलता हूँ ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में होता है। वो लाइन एक लाइन थी, लेकिन वो इमोशन वाली लाइन थी। तो वो उसको लेकर के मैं रात भर परेशान रहा। कि यार ये लाइन एक लाइन थी, इसको मेरे को ना एक डिफरेंट तरीके से इमोशन देना था, क्योंकि पूरी फिल्म में थोड़ा कॉमेडी है, ये वो सब है, लाइट मूवमेंट है, लेकिन आपको एक लाइन ऐसी मिलती है जो सिग्नेचर लाइन होती है, जो कि मतलब यार ये सिर्फ भैया ये जो इमोशन है, समझे ना, ये जो भावनाएं हैं, ये जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है, जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, जो हमारे संस्कार में है ये सारी चीज़ें। तो वो मुझे अभी तक याद है। तो अब उसमें ये था कि अब उस वक्त तो भट्ट साहब ने कहा यार बहुत अच्छा, बहुत कि सब लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार ये और मुझे मौका मिलता। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप नए नए होते हैं ना कैमरे के सामने, तो आपकी हिम्मत नहीं होती बोलने की कि सर वन मोर सर, एक और लीजिए। तो डायरेक्टर क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, आई एम ओके, इट्स ओके, मेरे लिए मुझे जो चाहिए था मिल गया। उतना वो मौका नहीं कि उस समय हम भी बात रख सकें। लेकिन जब आपका नाम हो जाता है, जब स्टार हो जाते हैं, जब आपकी पकड़ हो जाती है, उसके बाद कहते हैं डायरेक्टर ने अगर बोल भी दिया ना, ओके सर आई वांट वन मोर, ओके नो प्रॉब्लम, एक और लेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा चांस होता है। सर इसी फिल्म का क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब ये फिल्म आई थी, तो क्योंकि बनी भी बच्चों के लिए ही थी वो फिल्म, और बड़ी ही एंटरटेनिंग फिल्म थी, और एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उस फिल्म का एक किस्सा मैंने सुना है कि जहाँ आमिर खान साहब बोलते हैं कि यार मुझे एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैरेक्टर क्या है, या महेश भट्ट जी ने कहे, तो उन्होंने कहा कि आमिर तेरा कैरेक्टर कन्फ्यूज़न वाला है। तो जो आपका कैरेक्टर था जिसमें हम जापान से आया हूँ, तो ये जेस्चर और ये जो जेस्चर आपने लाया उस फिल्म के अंदर, या ऑटोमेटिक उन डायरेक्शन की तरफ से ये था कि इस जेस्चर में बात करना है? वो भट्ट साहब के छोटे भाई ने दिया मुझे, वो पैंट उठा करके ऊपर, मुकेश, आप मुकेश भट्ट को देखिए, हाँ ये देखो ये होता था उनका, अच्छा, यू नो दैट। तो वहाँ तो वो अभी ये मुकेश भट्ट का एक हाथ जो है ना राइट, वैसे ही रहता था। व्हाट आर टॉकिंग महेश भट्ट, व्हाट आर टॉकिंग यार, व्हाट इज दिस, यू नो ये था। तो ये मैंने देखा। फिर एक और, जब मैं सेवन्थ या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था अपने घर में, गांव में, तो वहाँ मेरे जो टीचर थे, राहंग डाले उनका सरनेम था। अच्छा। तो वो जो टीचर थे वो हमको पढ़ाते थे, तो वो बेल्ट नहीं बांधते थे। अच्छा। पैंट में बेल्ट नहीं, विदाउट बेल्ट कभी नहीं पहना उन्हें। तो उनका पैंट लूज हो जाता था कभी, तो वो पैंट को ऐसा ऐसा करते रहते थे हमेशा, ये चलता था उनका ये। हाँ। और एक सिचुएशन में आकर के वो ऐसे हो जाते थे कि नीचे ना गिर जाए पैंट, तो हमेशा उनका यही रहता था। तो एक होता, तो वो एक था। और ये मुकेश भट्ट भी जो थे, वो मुकेश भट्ट का हमेशा हाथ ऐसा रहता था। अब देखो कैरेक्टर्स को आपने कोलैब करके एक कैरेक्टर बनाया। वो दोनों करके मैंने कहा, तो वो मैं लेके गया। और उसके बाद फिर अब उन्होंने राइटर की तरफ से जो मुझे मिला था कि ये करेक्टर है बिहार का, और इसने 4 साल ट्रेनिंग ली है जापान में, यू नो। और उसके बाद ये आकर के ये आमिर खान के जीजा की जो फैक्ट्री है, ना गारमेंट फैक्ट्री, वहाँ पर ये मैनेजर हो गया है। वहाँ पर उसने कुछ सीखा होगा जो भी है, यू नो, हाउ टू मेक अ शर्ट या क्लोथिंग जो भी है। 4 साल ट्रेनिंग लिया, 4 साल ट्रेनिंग। ये उनका मेरे को कॉन्सेप्ट था। भट्ट साहब ने ये बोला कि भाई ये एक करेक्टर है, ये सब कैसे करना है तुमको। तो भट्ट साहब की जो आदत है वो मैं आपको जिस तरह से बना दी, देखो ये क्या करा, अभी हमने राइटर ने जो बताया था ये ऐसा है, अब ये तुम्हारा करेक्टर बिहार का है भैया, और ये ऐसा ऐसा है, मैनेजर है, और ये आमिर खान के जीजा की डेथ हो गई है, और ये संभाल रहा है पूरा। अब वो डेथ होने के बाद आमिर खान इस फैक्ट्री में आता है, टेक ओवर करता है, और फिर आपके साथ सीन है ये फलान टेक। और आप जो है बड़े ही मतलब वो है कि आपको बड़ा ही वो है, इस बात का वो है, फ़ख्र है कि आपने जापान में ट्रेनिंग ली है 4 साल। वो जैसे बोलते हुए देखे हम मिश्रा हैं, हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ, समझे ना। वो पैंट बोला तो वो, हाँ, अब वो मेमोरेबल कैरेक्टर। हाँ, तो अब वो बड़ा मासूम कैरेक्टर है, मासूम है, वो सब कुछ है, वो काम करता है जो है, लेकिन थोड़ा पैदल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत गलत कर देता है। जैसे वो, हाँ, जैसे कि अब उसको 1 लाख का शर्ट का ऑर्डर मिलता है तो 1 लाख सबसे पहले 1 लाख कॉलर बना लेता है, जबकि उसको थोड़ा सा 10,000 शर्ट बना के दे देना था, तो सारा कपड़ा में वो कॉलर बना देता है, जिसका गुस्सा हो जाता है आमिर खान, कैसी बात करते हैं।
तो फिर वो कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए और घर में जो हमारे 3 बच्चे उनको देखिए, आपका काम करना। अरे तो वो उसको बहुत इंसल्ट फील होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? हम 4 साल हम जापान में ट्रेनिंग लेके आए हों और हमको बच्चों को संभालने को बोल रहे हैं। और वहाँ पता चलता है कि बच्चे 3 नहीं 4 हैं, क्योंकि 4 जो है बच्चों, वो चौथी जो है वो जूही चावला है, जो आमिर खान को नहीं मालूम है। वो सीन सोच के मेरे को भी हंसी आ रही है। आप कैसी बात करते हैं? तो वो बोलता है कि तुम 3 बच्चे तुमको नहीं संभाले जाते। तो बोलता है कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकते हैं, यू नो। तो वो जब हमने ये बिहारी लैंग्वेज लेके आए ना, तो भट्ट साहब को भी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त ये लैंग्वेज, बिहारी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा चलन में नहीं आई थी। एनीवे, तो फिल्म सबसे अच्छी बात तो होती है साहब, मयंक साहब, ये होता है फिल्म का हिट होना। अब उस वक्त उस समय उस तरह की पिक्चर, उस तरह का, उस वक्त भट्ट साहब की पैरेलल 2 फिल्में चल रही थी एंड मेरा जो रोल था वो एकदम डिफरेंट, गैंगस्टर्स का, शार्प शूटर, गला से उड़ा देने वाला, काट देने वाला, मार डालने वाला, इस तरह का था। दोनों अपोजिट का अलग। हाँ, और ये मेरा ही पैर की टोटली है। पहली रिलीज हुई थी सर, और ज़बरदस्त हिट हो गई थी वो। गाने वाने भी बहुत, हाँ, गाने वाने बहुत अच्छे। तो अब ये था कि ये ताहिर साहब की, आमिर साहब के फादर की फिल्म थी हमें राही प्यार के। तो भट्ट साहब ने कहा था कि यार देखो भैया, ऐसा है, ये जो फिल्म है आपकी, ये है कहानी। एक बार फिर से, अब क्या भट्ट साहब जो, अब भट्ट साहब जो आते हैं ना, तो फिर मेरा वो ऐसे हो जाता है। अच्छा वो खुजा खुजा के, हाँ, ये रहता भट्ट साहब ऐसा, और ये भी रहता भट्ट साहब। देखो भैया, ऐसा है कि ये जो फिल्म है हमने जो बनाई है सर फिल्म, ये तो ज़बरदस्त हिट होने वाली है भैया, समझे, कमाल की गैंगस्टर फिल्म है ये, बहुत अच्छी हिट। इससे अच्छा है आमिर साहब, आमिर को बोलते देखो आमिर ऐसा है, ये जो फिल्म को हिट होना, इसका फ़ायदा हमें राही प्यार को मिलेगा, समझे ना। तो ये कर दे, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे भी आप बोलो। तो ये चाहते थे भट्ट साहब कि पहले सर फिल्म रिलीज़ हो, उसके बाद हमें राही प्यार किया। अच्छा उस समय भट्ट साहब का भी हाथ पारस का था, जहाँ रखे वो सोना। अरे भाई, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था भट्ट साहब को, मतलब भट्ट साहब की उस वक्त नाम, अर्थ, सारांश, ये 3 फिल्में ज़बरदस्त हिट हुई थी, ज़बरदस्त। एंड दैट टाइम द भट्ट साहब वाज उसका उरूज पे थे। आपने कितनी फिल्में की भट्ट साहब के साथ? 15-16 फिल्में की। 15-16 अरे सर, राइट फ्राम आप देख लीजिए ना, कब्जा, आशिकी, सड़क, साथी, दिल है क्या मानता नहीं, हमें राही प्यार के, सातवां आसमान, मिलन, नाराज, गुमराह, क्या क्या और क्या रह गया मेरा, बहुत सारी साथी सर, और ये सारी फिल्में। आप अपना को ब्लेस मानते हैं यहाँ पे कि इतनी सारी कल्ट मूवीज का आप हिस्सा है? नहीं, वो क्या हो गया था या भट्ट साहब की आपकी लाइफ में क्या है, आप क्या दर्जा देते हो? भट्ट साहब तो एक्चुअली तो पार्क ही है यार, वो आदमी ना जो है ना, कमाल, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो आदमी जो है, वो जब एक्शन बोलते हैं ना, वो आदमी, एक्टर वहाँ से आकर के चल के यहाँ आ रहा है इधर, एक्टर को यहाँ से चल के इधर आना कैमरे की तरफ, और एक्टर ने हाँ भाई एक्शन, और एक्टर ने चलना शुरू किया तो कट 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 कट, भैया तुम करेक्टर में नहीं हो यार, 2 कदम चलने पर, अभी डायलॉग भी नहीं बोला एक्टर ने, कुछ हुआ ही नहीं, अभी 2-3 कदम चला है, कट क्या हुआ भट्ट साहब? यार सब ठीक है यार, तुम लोग, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैमरामैन को बोले तुम्हारा भी कुछ, किसी का कुछ प्रॉब्लम, तो भैया तुम जो चल गया है ना, तुम करेक्टर में नहीं हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, मतलब ये उस कहते हैं कि तुम जो चले हो 2 उससे वो पता चल जाता था कि आदमी करेक्टर, जो एक्टर है जो करेक्टर में नहीं है, वो तो नहीं ऑब्जर्व। एक तो क्या है भट्ट साहब का, एक तो नॉलेज बहुत कमाल नॉलेज, खोपड़ी एकदम पूरा भरा हुआ है, तो वो सब निकालता था वो। और लैंग्वेज पे कमांड, खासकर इंग्लिश में, उर्दू का भी अच्छा ज्ञान, हिंदी भी अच्छी, सारी चीज़ें। और सबसे खास बात तो ये हो कि ज्ञान, समझे ना। तो मैंने उस आदमी को काम करते हुए देखा ना, पागलों की तरह। वो तो लोग होते ना, वन टाइम ही वाज ए अल्कोहलिक, एंड देन ही लेफ्ट अल्कोहल एंड ही बिकेम वर्कोहलिक। हाँ, इतना, मतलब पहले तो शराब पीते थे, तो शराब भयंकर, साथ में थोड़ा बहुत काम, और उसके बाद जो उन्होंने शराब छोड़ा तो फिर काम ही काम, सिर्फ काम, फिर कोई नहीं। फिर वो हम सबको इधर उधर सब लोगों को पकड़ के ले जाना और पिलाना, वो खुद नहीं पीते थे। तो ये इस तरह के भट्ट साहब थे। तो फिर ये मैं बता रहा था कि ये फिल्म जो है पहले सर रिलीज हुई, और सर अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, और नेक्स्ट वीक हमें राही प्यार के, एंड यू वोंट बिलीव, जब हमें राही प्यार के रिलीज़ हुई ना,
तो वो सर के ऊपर से निकल गई, इतनी चली वो, उसको नीचे कर दिया सर को। वो तो कल्ट मूवी भी छोटी पड़ती है कहना नहीं, उनके- वो उनकी फिल्म जो उनके थी ना सामने। इतनी प्यारी फिल्म बनी ना, ये पहचान है बॉलीवुड की सारी हमें रहे फिल्मों में, प्यार हमें रहे के प्यार के। इतने कम दिनों में बनने वाली फिल्म भाई साहब, मतलब वो और उस तरह का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जो उस समय इतना लोग इसको मतलब एक मामा है, उसके 3 भांजे हैं, भांजियां हैं, देखिए और ना। ये सब्जेक्ट सोचना और उस पे काम करना ही बहुत जिगरे वाला काम था जिस पे। आप देखिए ना, ये कहानी देखिए ना, स्टोरी लाइन देखिए ना कितनी अच्छी थी। और भट्ट साहब का म्यूजिक पे भी कमांड बहुत है। बहुत बहुत आज बहुत तक बहुत। देखिए सर, ये फिल्म उन्होंने बनाई 45 डेज में। 45 डेज 45 डेज में सिर्फ एक सॉन्ग, घूंघट की आड़ में दिलबर का, वो गाना सिर्फ बाहर उदयपुर में जाके पैलेस में किया गया, ओनली वन सॉन्ग। बाकी सारी फिल्म जुहू में, बॉम्बे में, यहाँ वहाँ, और ये अपना वर्ली में शूट हुई। तो वो फिल्म बहुत चली थी, तो उससे बहुत अच्छी पहचान बनी। उसके बाद फिर आज जो आप जैसा आप बोल रहे थे ना कि अब आपने इस तरह हर तरह के रोल किए इधर, तो वो भट्ट साहब की वजह से, क्योंकि भट्ट साहब ने मुझे, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, पारखी, ये बहुत अच्छे बहुत बड़े परखने वाले हैं वो, तो मुझे वो हर फिल्म में डिफरेंट रोल देते थे। वो आपको हाँ, एक फिल्म तो मैं नाम लेना भूल गया, जुनून, एक जिसमें मैं आदिवासी अपने आदिवासी जौनपुर टाइप का उस तरह का एक कैरेक्टर था, होइंगा। वो भी कुछ अलग ही सब्जेक्ट था। हाँ, वो अलग सब्जेक्ट था, जहाँ पर ये हीरो जो है वो शेर बनता है। तो वो फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने एक आदिवासी, आप देखिए एक आशिकी फिल्म में, आशिकी फिल्म में मैं टेलर मास्टर का रोल किया, म्यूजिकल मास्टर है ना। हाँ, कब्जा फिल्म में मैंने गैंगस्टर का रोल किया। उसके बाद फिर ये दिल के मानता नहीं, ये भी मैं भूल गया था, है ना, जिसमें बहुत सारी फिल्म अभी आएंगी, मेरे को याद आएगा उसका। उसमें मैंने अपना बस कंडक्टर का रोल किया। ये सब सड़क में पिम्प का दल्ले का रोल किया मैंने, समझा ना। गुमराह मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया मैंने। एक मिलन फिल्म थी, उसमें कांस्टेबल का रोल किया। एक में मैंने बहुत अलग अलग उन्होंने मुझे रोल दिए भट्ट साहब ने। आपने उन कैरेक्टर्स को जिया है और हमने आपकी उन फिल्मों से अपने बचपन को जिया है। थैंक यू हम लोग वो सोच के बड़े हुए हैं। अभी आप बता रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि यार हम लोग कैसे खो जाते थे टीवी पे या। हाँ, एक साथी फिल्म थी, साथी फिल्म मैंने साथी, ये देखिए अभी और फिल्में निकलेंगी भट्ट साहब की, मैं तो भूल जाता हूँ। आदित्य पंचोली थे, आदित्य पंचोली, मोहसिन खान। सर संक्षिप्त में आप थोड़ा सा मुझे अपनी बचपन से लेके मतलब बैहर से आप बालाघाट के पास से निकल के मुंबई तक का आज का जो सफ़र, कैसे मतलब मुश्ताक खान बन गए? सर, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और अनबिलीवेबल था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप जौनपुर के रहने वाले हैं, छोटा सा गांव, बस्ती बिल्कुल, और जहाँ पर कि उस टाइम पे जबकि मैं बात करूँ 1975 में आया मैं। 1975 में मुंबई जाना मतलब एक स्वप्न देखने वाली बात थी, ख्वाब देखना कोई है कि यार बम्बई में आप हम मतलब कभी हमारे यहाँ पे बैयर में सिर्फ एक फैमिली थी, गुजराती फैमिली, उनके रिश्तेदार थे, तो वो कभी कभी बम्बई जाते थे, उनके भी रिश्तेदार था कोई बम्बई में, तो वो जब जाते थे बम्बई तो हम उनको घेर लेते थे, कैसी ये मुंबई, समुद्र कैसा है, किसी कलाकार से मिले क्या, ये वो सब, यू नो दैट। बम्बई ही अपने आप में ड्रीम था। हाँ, ड्रीम था, एक बम्बई का नाम मतलब सपना था कि मुंबई जाना। तो मैं वहाँ का रहने वाला। सर ये सबके साथ है, ये पूरी इंडिया में सबके साथ है। मुंबई अपने आप में ही लोगों को लगता है कि एक ड्रीम। अब कलाकार है तो वो तो कहीं भी, साइबेरिया में भी हो सकता है, साइबेरिया हो सकता है किसी कहीं पे भी हो सकता है। कलाकार तो कलाकार, ऊपर वाले ने तो जो जिसको हुनर दिया तो कहीं भी हो सकता है वो। तो वो था शुरू से, बचपन से। अब हमने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई जाना, बट लेकिन ये था कि एक्टिंग करना तो बहुत बड़ा शौक होता था। स्कूल में तो कुछ भी करना, ये करना, तो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं ना, ये कर लिया वो कर लिया। स्कूल फंक्शन हुआ, फिर गणेश उत्सव हुआ, फिर दुर्गा उत्सव हुआ, तो यहाँ चले गए। फिर हमारे यहाँ एक मेला लगता था, वहाँ पे कुछ 7-8 दिन का नवरात्रि का मेला होता था, वहाँ भी कुछ प्रोग्राम देने पड़ते थे, तो हम इसमें सबसे ज़्यादा आगे होते। एंड आई यूज़ टू राइट अ प्ले, आई यूज़ टू डायरेक्ट अ प्ले, आई यूज़ टू एक्ट, ये सारी चीज़ें होती थी। कितनी उम्र से सर? मेरा पता नहीं कुछ, क्या 11-12 साल की उम्र से। 12-13 साल से मतलब, और लिखना और एक्टिंग हाँ, वो सब फिल्में देख करके लिखते थे खुद ही, और क्या करें, नाटक कई लोग थे, खुद ही लिखते थे और करते थे। और थिएटर से कब जुड़े आप? थिएटर से जुड़ गया मैं। थिएटर तो वहाँ पे उतना अच्छा थिएटर नहीं था। बॉम्बे आने के बाद थिएटर से जुड़ा मैं। 1976 में जुड़ गया था मैं थिएटर से। हमारे बड़े अच्छे परम मित्र थे, जो इन्होंने मुझे, एक मार्गदर्शक भी थे जो आज नहीं है,
जबलपुर के ही रहने वाले थे, वो बैंक में एम्प्लॉय थे, मिस्टर सुरेश जरकर। जरगर साहब, डैडी जी। जरकर साहब, मैं जिन्हें जानता लोग हूँ उन्हें। डैडी कहते हैं उनको। हाँ, क्योंकि हम लोग डैडी डैडी कहते हैं। जी जी, वो उनके बेटे भी शायद प्लेस वगैरह करते हैं। जी 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 जी, बल्कि उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई है। एनीवे, तो वो हमारे बैंक में एम्प्लॉय होकर के आए थे और वो बहुत रुचि रखते थे इन सब थिएटरों में, इसमें एक्टिंग में, इसमें। तो वो उन्होंने मुझे बहुत कर मेरी वाइफ आपको पता कैसे जाती है, वो थी डैडी के दोस्त। मैंने कहा हाँ डैडी के दोस्त। हम लोग डैडी बोलते डैडी के दोस्त। वो खुद थिएटर आर्टिस्ट थी, वो खुद विदेशनाथ से थी। बहुत से लोग तो डैडी बोलते डैडी के दोस्त, मैंने कहा हाँ डैडी के जी दोस्त। जी 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 जी, जबलपुर के लोग बहुत उनको अच्छी तरह जानते। तो वो उनकी गाइडलाइन में मैं इधर आया, उन्होंने मुझे तैयार किया मुंबई आने के लिए। एंड ही बूस्टअप, मेरे घर वालों को उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा है नहीं, आप जाने दीजिए, और वो उसका इंटरेस्ट है, उसका रुझान है वहाँ देंगे। तो ही हेल्प मी ए लॉट। तो ये इस तरह से मैं वहाँ से फिर, तो मेरे प्रोफेसर्स, मेरे स्कूल के लेक्चरर, ये सारे लोग मुझसे, और मेरे दोस्त लोग भी कहा करते थे, स्पेशली प्रोफेसर, जब मैं नाटक किया करता था, जो एक्टिंग मेरी देखते थे, तो वो लोग कहते थे यार आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, आपको तो या तो पूना जाइए या दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाओ, वहीं तुम्हारे लिए स्कोप है। अच्छा, वहाँ लोग पहचान गए थे उस प्रतिभा जी जी को जी कि जी जी जी। आपकी फैमिली का सपोर्ट था? हाँ, मेरी फैमिली का, मेरे भाई का सपोर्ट था। भाई ने, हाँ, भाई जानता था कि नहीं यार ये उसको जाने दो, तो मदर फादर को उसने समझाया। पता नहीं आप, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1975 में ही हुआ था वो, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया था। बालाघाट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो थाना कांड हो गया था पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर के कभी आप पूछना, जो आपके फादर आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा कांड हुआ था बालाघाट में, जहाँ पर के 2 इंस्पेक्टर जल के मर गए थे पुलिस स्टेशन में ही। हाँ, उसके बाद ही मैं इधर आ गया था। तो मेरे घर वालों ने भी, भाई ने भी बोला इनको जाने दो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग वहीं पे स्टूडेंट थे ना, तो वो पूरा स्टूडेंट ने किया था वो सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जलाया था जो, तो एक हादसा हो गया था। एनीवे, तो उसके बाद फिर मेरे को सपोर्ट मिला भाई का, और मैं फिर मुंबई आया था। मुंबई आकर के फिर मैंने, फिर ये जरगर सामने ही मुझे बोला था कि तुम जो है थिएटर ज्वाइन कर लो, और मैंने थिएटर, ये भी पर्टिकुलर ये थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा, इप्टा। तो जरगर साहब ने आपको प्रेरणा दी थी कि आप यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब आप मुंबई आए, इतना बड़ा शहर, और ड्रीम भी था, और लोगों ने कई बार बोला भी होगा बम्बई जाओ तो संभल के रहना, तो कैसा था बम्बई में शुरुआती? बम्बई तो बहुत ही अच्छा, बड़ा लगा, कितना मज़ा आया, खुशी थी? नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा लकी था। हमारे एक सईद अख्तर साहब थे, वकील साहब, वो भी चले गए, तो उनके कुछ रिलेटिव्स थे यहाँ पर रेडियो क्लब के पास। मैं जब आया तो मैं ऐसी बढ़िया जगह में रहा हूँ यहाँ पर, शानदार, जो कि यहाँ का हार्ट कहलाता है, गेट ऑफ इंडिया। वहाँ पर एक रेडियो क्लब, उसके बाजू में एक बिल्डिंग थी, वो गेस्ट हाउस था, इंडिया गेस्ट हाउस। तो वहाँ पर हमारे कुछ लोग रहते थे, बैंक में एम्प्लॉय थे, उनके यहाँ मुझे रहने को मिला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी एक यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न करके थी वो, जो यहाँ पर थी ओपेरा हाउस में। जी जी, वहाँ पे मैंने किया। मिस्टर गोपाल दत्त उसके हमारे प्रिंसिपल थे। तो वहाँ से फिर 6 महीने की ट्रेनिंग ली, भाई ने सपोर्ट किया, पैसे वैसे भेजते रहे। फिर जरगर साहब ने बोला थिएटर ज्वाइन कर लो, थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर ज्वाइन करके मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि थिएटर में मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले, AK हंगल साहब, कैफ़ी आज़मी, शबाना आज़मी, फारूक शेख, रमेश तलवार, MS सत्यू, सिंह साहब थे एक। तो ये हमारे साथी ये जो थे, अंजन श्रीवास्तव, सुधीर पांडे, भरत कपूर, यूनुस परवेज, मैक मोहन वगैरह, जो आज की डेट में आप देख सकते हैं। जी जी, वेरी गुड एक्टर। उनके साथ मैंने बहुत नाटक किए। इवन सुधीर पांडे, तो हम लोग बकरी किया करते थे नाटक, बहुत फेमस था हमारा। लोक कथा नाटक था, जिसे देख करके सलीम साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया था और भट्ट साहब से मिलाया था। अच्छा। यस, जी हाँ। सलमान फादर उन्होंने आपको भट्ट साहब से मिलवाया? मेरा प्ले देखा उन्होंने, और मुझे नहीं मालूम था कि सलीम साहब आए हुए हैं। नेक्स्ट डे जब हम लोग मिलते थे थिएटर में शो करने के लिए, तो रमेश तलवार जो हमारे डायरेक्टर थे प्ले के, उन्होंने मुझे बोला कि यार सलीम साहब आए थे देखने के लिए, उन्होंने तुम्हारे रोल को बहुत पसंद किया और बोला कि यार उसको भेजना मेरे पास। एंड आई वेंट टू सी हिम, और उन्होंने फिर सलीम साहब ने मुझे बहुत वेलकम किया। और वो जो एक दौर था 90s का और 80s का, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे, मसलन जैसे कि मैं कुमार सानू जी की बात करता हूँ, जो कि लगभग हर फिल्म में दूसरा गाना उनका होता जी जी जी, और फीमेल सिंगर्स में भी अलका याग्निक जी उनका हर दूसरी फिल्म। ऐसे कुछ एक्टर्स हुआ करते थे जो हर दूसरी फिल्म में, तीसरी फिल्म में आपको कॉमन दिखेंगे कि हाँ
उनमें से एक आप भी थे। थैंक यू थैंक यू। ये कुमार सानू की जो बात की आपने ना, तो हमारी फिल्म थी आशिकी। वो आशिकी के सारे गाने देखिए आप, अरे आशिकी तो मतलब 10 के 10 गाने हिट। कुमार सानू तो म्यूजिकल ब्लेंडर था वो। जी, जी, मतलब ब्लेंडर क्या कहेंगे, मतलब थंडर था, सॉरी ब्लेंडर गलत बोल दिया मैं, थंडर था वो, म्यूजिकल थंडर था वो, मतलब और आज तक वो कभी नहीं, अभी तक नहीं। 10 के 10 गाने सब। उसकी टक्कर का कुछ ऐसा नहीं आया है जो उसको कभी वो कर सके। सर आपने दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, वेलकम, और एक फिल्म मुझे जो बहुत पसंद आई आपकी जिसमें आपका किरदार बड़ा अच्छा था, गुल्लू, गदर। हाँ। तो आपके हिसाब से जितनी भी मूवीज़ आपने की हैं, कोई ऐसा किरदार जो आपको ऐसा लगता कि ये मेरा सबसे बेहतरीन किरदार है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा? देखिए एक्चुअली किरदार तो सारे अच्छे लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहा हूँ जो कि रिलीज़ ही नहीं हुई। मतलब उसमें मेरा जो रोल था, मैं आपको क्या बताऊँ सर, रिलीज़ ही नहीं हुई। हम तो जानना चाहेंगे। उस फिल्म का नाम है, था तो नहीं बोलूँगा मैं अभी भी, वो फिल्म का नाम है अंजुमन। जी हाँ, अंजुमन है मुजफ्फर अली साहब जिन्होंने उमराव जान आदा बनाई और सारी बारी। उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई थी अंजुमन, जिसमें फ़ारूक शेख, शबाना आज़मी, रोहनी हतंगड़ी, यूनुस परवेज़ एंड माई सेल्फ। और फिल्म लिखी थी राही मासूम रज़ा साहब ने, और ऐसी बेहतरीन फिल्म लिखी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसमें जो मेरा किरदार था ना, फर्स्ट हाफ कॉमेडी, सेकंड हाफ विलेन। फर्स्ट हाफ में ये आदमी ही इज़ आफ्टर शबाना आज़मी, नवाब है, एंड दैट टाइम आई प्लेड अ रोल ऑफ 50 ईयर्स नवाब। और आपकी उम्र क्या होगी? और वो टाइम पे तो मेरी क्या उम्र थी, 24, जस्ट हाफ थी मेरी। और मुजफ्फर साहब ने मुझे बोला था कि भैया, मुझे पहले बुला लिया था उन्होंने मुझे 40 या 50 डेज़ वहाँ रखा था लखनऊ में, और कहा था कि अब जितनी बिरयानी खा सकते हो खाओ, अच्छा। जितना पान खा सकते हो, और अपने पान खा के अपने गंदा कर लो अपने उसको। नवाब चाहिए मेरे को, बिल्कुल खाने पीने वाला, मोटा और एकदम दांत उसके। और जब वो शेर व शायरी करेगा शबाना के, उसके घर जाएगा और शेरवानी पहन कर, और दीवाना है वो शबाना आज़मी का। तो शबानी आज़मी की उस वक्त उम्र बताई गई थी 25 साल, 24 या 25 साल, और मेरी सपोज टू बी 48-50। तो इस तरह का रोल मैंने किया था सर, वो बहुत कमाल का था वो। उस वक्त लोग तो बोलते थे कि यार ये फिल्म अगर हिट हो जाती है, चल जाती, रिलीज़ ही हो जाए ना बहुत, लेकिन नहीं हुई रिलीज़। सर ये तो वो किरदार है जिसको आपने किया और आपको ही पता है कि वो क्या था, या आपके यूनिट अब मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर वो अभी देखते ना तो आप कहते हैं यार ये, और 1984 की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो किरदार हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ उनमें से आपका कोई पसंदीदा रोल या कैरेक्टर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जैसे मुझे तो पता है कि मेरा फेवरेट क्या, मेरा तो हम जापान से हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है। हालांकि वेलकम में भी आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है, बट वो एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में, क्योंकि आपकी पहचान मेरे दिमाग में वैसे में, तो ऐसी आपका कुछ एक कोई किरदार जो आपको बहुत पसंद हो, क्या ये मेरे को सबसे अच्छा लगा? नहीं, वही जो आपका है वो भी मेरा ही है, हमें राही प्यार का ही का मिश्रा जी, बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। उसमें थोड़ा सा शेड था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसकी पीछे की स्टोरी, जो आपने रेफरेंसेस लिए हैं लोगों के, भट्ट साहब के और आपके स्कूल मास्टर के। सर आपने कॉमेडी भी की, सीरियस रोल भी की है, और गंभीर किस्म के विलेनियस किरदार भी किए। आपको किस तरह के किरदार करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या कंफर्टेबल होते हो आप? एक्चुअली ना मुझे लाइट रोल करने में बहुत मज़ा आता है। लाइट रोल इन द सेंस जिसमें कि मेरा मन करता है, पता नहीं क्यों, एक वो होता है, कोई सीन मिलता है ना तो मेरे को लगता है यार इसमें कुछ थोड़ा मज़ा आ जाए कुछ, मतलब है ना। अब आप बहुत सारे सीरियस रोल होते हैं या इमोशनल रोल होते हैं, वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आपकी आदत ऐसी पड़ जाती है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रोल्स मिलते हैं तो आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे डिफरेंट रोल मिलते रहें, और मैं ऐसे ही करते रहूँ, डिफरेंट रोल मिलते रहें। सिस्टम को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पर आप बहुत मज़ेदार रोल्स करते हैं, और ऐसा लगता है कि यार ये करें तो क्या बात है। क्रांतिवीर को कभी रोल या अभी क्रांतिवीर देख लो, अब क्रांतिवीर में जो था देशमुख का तो वो एक डिफरेंट ही, मतलब डिफरेंट रोल था वो। मुझे आप अब ये बैठा ना, आपकी एक एक फिल्म याद आती जा रही है मुझे कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था।
तो मतलब एक होता है ना कि आपने कहा कि डिफरेंट रोल मिलते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल करने में मज़ा आता है, लेकिन एक होता है ना कंफर्ट जोन के, मैं इसमें सबसे जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ, मुझे विलेन में जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ, कॉमेडी में जल्दी कंफर्ट हो जाता हूँ, या संजीदा रोल में मैं आसानी से इसको निभा लेता हूँ। सबसे ईजी रोल आपके लिए क्या है? देखिए सर, मैं आपको सही बताता हूँ, इजी रोल तो सबसे इजी रोल मालूम क्या होता है? सबसे इजी रोल होता है कि आपने एक पैटर्न बना लिया, एक पैटर्न बना लिया आपने कि मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा, तो सबसे इजी होता है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा जो है? फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते अपने रोल के साथ? मेरे लिए अब आप बोलेंगे कि मेरे लिए सबसे इजी मतलब मेरा जो है प्ले ग्राउंड कौन सा है, होम ग्राउंड कौन सा है, तो वही कॉमेडी है नेचुरली। क्योंकि मेरे को जब सीखता तो मस्त मज़ा आ जाए यार जो करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बहुत इजी है मेरे लिए, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कॉमेडी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू कांट राइट कॉमेडी ऑन टेबल। आप कॉमेडी को टेबल पे लिख ही नहीं सकते। आप सिचुएशन बना सकते हैं कि ऐसा 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 है। एक जो है कॉमेडियन जो है अपनी महबूबा से मिलने के लिए गया, जैसे देखा उसका कि हीरोइन का बाप बाहर निकला, ये घुस गया, उसके बाद गया उसके साथ वो विश कर रहा है, अचानक फिर कड़ी खटखटाई तो हीरोइन, अरे बापू आ गए। अब क्या सिचुएशन दे दिया आपने, ठीक है। अब वहाँ पे जो है वो एक्टर करेगा, कैसा करेगा, क्या करेगा, कैसे छुपेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या उसकी हरकतें होगी, ये एक्टर का काम है। अब आपके पास लाइन है, आप हैं मेरे सामने, मेरे पास सीधी सीधी लाइन है, आपको बोलना है और आपको उसका जवाब देना। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, आपके को सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है कि आप सिचुएशन आपको तो दे दी गई है, इतना लिख दिया कि सिचुएशन ये है, अब करना आपको है। अब आपको अगर याद हो, एक फिल्म थी प्यार किए जा, ओम प्रकाश और महमूद साहब। जहाँ महमूद साहब जो हैं वो सपोज टू बी हिज फादर, आई थिंक ओम प्रकाश जी, जहाँ वो चाहते हैं कि वो बाप पैसा दे तो मैं प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाऊँ, वो कहानी सुनाते हैं वो उसको। अब वो राइटर तो लिख ही नहीं सकता जो महमूद साहब ने किया है। अब वो कितना बड़ा लंबा सीक्वेंस बताइए आप। महमूद साहब बोल रहे हैं और ओम प्रकाश जी का रिएक्शन है। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं समझता हूँ हमारी सिनेमा जगत में, जहाँ पर कि एक जो क्रिएट किया है कॉमेडी वहाँ पे महमूद साहब ने। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ लाफ फॉर द पीपल, यू नो। तो ये इजी क्या होता है, आपको लाइन मिली, आपने डायलॉग बोल दिया, लेकिन आपको कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि लोगों को मज़ा आ जाए, थोड़ा अच्छा, इंटरटेन। ये भी होगा कि आपका स्वभाव भी वैसा अंदर से होगा कि जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी होता है। इजी रहना, तो मेरे को कॉमेडी में जल्दी कुछ ना देखिए ना, अब बहुत से लोगों को आपने देखा ना, अब बातें होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हम लोग कहते हैं हमने आपका नेगेटिव कॉमेडी भी देखा है, वो भी बड़ा अच्छा आपने किए हैं, जितने भी नेगेटिव के साथ कॉमेडी जो आपने मसाला डाल के दिया है। सच में आपने सर महेश भट्ट जी का नाम लिया कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर थे, जिनके साथ आपने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ आपने, काफ़ी अचीवमेंट्स आपको मिले। अगर आपको एक फेयर लिस्ट बनाने मिले डायरेक्टर्स की, तो आपके बेस्ट 5 डायरेक्टर्स के नाम क्या होंगे? 5 डायरेक्टर्स में भट्ट साहब हैं, उसके बाद बज़मी साहब हैं, अनीस बज़मी। इज ए राइटर एंड डायरेक्टर, अभी तो बहुत अच्छे राइटर हैं। अब वो वेलकम में जो उन्होंने करेक्टर मेरा बनाया था, वो उनका ही था। उनकी भी खोज, मैं अभी वेलकम पे भी आने वाला हूँ। समझे ना। वो है मिस्टर अनिल शर्मा, जिनकी मैंने गदर फिल्म की थी, वो भी बहुत अच्छे, मतलब काम करने वाले हैं। राजकुमार संतोषी इज़ ए वेरी गुड, बहुत अच्छे। और राजकुमार हिरानी भी हैं, हालांकि उनके साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। मतलब फिल्में तो देखते हैं ना। हाँ, मुन्ना भाई MBBS लगे रहो मुन्ना भाई। सर, ये तो आपकी फिल्म की जर्नी थी, जो भी आपका। हाल ही में आपके साथ एक अप्रिय घटना घटी थी, जो वैसी ही कुछ घटना हमारे कॉमेडियन सुनील पाल जी के साथ भी घटा। वो क्या किस्सा था सर? क्या याद दिला दिया आपने यार, जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। अनबिलीवेबल, मतलब अनफॉर्चुनेट, क्या कहूँ मैं, उसको समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वाकई ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब
मयंक साहब, हम सुना करते थे और देखा करते थे, है ना, और आपने भी सुना होगा कि भाई किसी अमीर बाप के बेटे को कुछ लोगों ने जब स्कूल से वापस आ रहा था, जो भी था, वहाँ से किडनैप किया और ले गए। अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि साहब तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, इतना इतना पैसा दो। ऐसा होता था किडनैप, फिल्मों में देखा है ज़्यादातर, या किसी लड़की का कर लिया, या जो भी है, जिसका भी। कोई मेरा किडनैप करेगा, कोई मेरा किडनैप करेगा तो मेरे को लगता था यार। और मैं आपको एक बात हंसी की बताऊं, अभी गदर का जो प्रीमियर हुआ था ना, गदर 2 का, तो वहाँ पर मैं भी गया था और वहाँ पर नाना पाटेकर भी आए थे। सॉरी ना, तो उसका गदर 2 का नहीं, ये अपना अभी एक और फिल्म मेरी आई थी नाना पाटेकर के साथ, ये यार वनवास में हम लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले की, अभी रिलीज हुई थी वो, 4-5-6 महीने हुए थे। तो अब ये सब वायरल हो गया था मेरा, लोग मालूम हो गया था किडनैप। तो नाना पाटेकर ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा जो भी है वीडियो, तो मेरे को देख के बोलते, मैंने कहा नाना ये तेरे को कौन चुरा सकता है? ये बोला नाना पाटेकर, तेरे को कौन चुरा सकता है यार? मैंने कहा वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को कौन चुरा सकता है। यही बात थी, अनबिलीवेबल। आप ये बताइए मुझे मयंक साहब, आपको फ़ोन आता है कि सर ऐसा, अरे मुश्ताक साहब मैं राहुल बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ, आप कौन? मैंने कहा राहुल से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बोलो, पहचाना? अभी क्या होता है कि हम फिल्मों में आते हैं, वेब सीरीज में आते हैं, टीवी में आते हैं, तो हमें तो सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अब सामने वाला जो बोल रहा है मैं उसको नहीं जानता, उसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन हमको बोलना पड़ता है। हाँ बोलो हाँ बोलो, क्या बात? तो अरे सर ये मैं नोएडा में शो में आप एक आए थे और ये था, मैं मिला था आपसे, आपके साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचवाया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं इवेंट करवाता हूँ, तो सर प्लीज़ जब भी ऐसा होगा तो आप आएंगे। और आपने कहा था हाँ ज़रूर आऊँगा मैं। वही अच्छा हाँ बोलो। और मैं शायद कुछ काम कर रहा था, बहुत बिजी था। हाँ बोलो क्या बात? तो सर एक शो मुझे करवाना है मेरठ में, ऐसा है 20 नवंबर का, 20 नवंबर का, जिस दिन हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन था। 20 नवंबर 2024, हाँ तो 2024 को। तो बोले ऐसा शो है। मैंने कहा अच्छा क्या फ़ीस होगी? तो फीस को लेकर कुछ बात हुई। मैंने कहा नहीं कम है। नहीं सर ऐसा सर आप कर लीजिए, मैं आपको और बढ़ा दूंगा, ये वो फ्रेंड, लेकिन आपको आना है, आपको करना है। सर ये सर बात हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। कट टू, वो बंदे का 2-4 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, 25,000 रुपये। अरे सर मैंने फ़ोन किया फिर उसके बाद, सर मैंने पैसे डाल दिए। अरे मैंने कहा यार नहीं सर अब करना ही, आपको तो आना ही आना। और 4 दिन के बाद टिकट भी आ गया। अच्छा सर पैसा आ गया बंदे का, टिकट आ गया, सब कुछ हो गया, डेट हो गई। और मैंने कहा यार उस दिन मेरा इलेक्शन है मेरे को। अरे सर इसलिए तो मैंने आपकी 3:45 बजे की टिकट की, आप सुबह जाके वोट डालिए और आ जाइए। 3:45 की फ़्लाइट थी। फिर मैंने देखा हाँ मैंने कहा हाँ चलो, मैंने कहा ठीक है यार, अभी सुबह अपना आराम से वोट भी डाल सकते हैं और शाम को चले जाएंगे। सब कुछ सही चल रहा है। ये सब हो गया था सर। उसके बाद मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पता चला कि 1 घंटा लेट है फ़्लाइट। जो 3:45 की फ़्लाइट थी वो कुछ 5 बजे की हो गई थी कुछ। तो उसको मैंने फ़ोन भी किया। अच्छा उसका फ़ोन जो होता था ना सर, वो व्हाट्सएप कॉल करता था। हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग ना हो। हाँ व्हाट्सएप कॉल करता था कभी भी उसको। तो मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया क्यों ऐसा। मैंने कहा बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे ही। हाँ करते तो ऑलवेज व्हाट्सएप कॉल होता है। तो मैंने व्हाट्सएप ही उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार देख ऐसा है, 1-1.25 घंटा लेट हो गई है यार, अब वहाँ कितने बजे पहुँचूँगा? तो मैं चाहता था कि यार टल जाए, मतलब फिर कभी कर लेंगे। बोले नहीं सर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेट होने दो सर, मैं आपकी एंट्री लेट करूँगा। सब ऐसा हो गया, सब लोगों को मैंने बोल दिया, कॉल कर दिया, सर प्लीज़ आइए सर, लेट होने दीजिए। मैंने कहा चलो यार ठीक है, पैसा भी भेजा है, सब कुछ है। तो आपकी अंतरात्मा भी टाल रही थी उसको। हाँ टाल इसलिए रहा था कि मैंने कहा यार लेट हो रहा हूँ यार। मुझे इतना मालूम था कि ये फ़्लाइट जो है अभी 5:15 बजे यहाँ से निकलेगी, 7:15 7:30 निकलते 8 बज जाएगा। फिर पहुँचते भी यार 8 बजे, हम लोग तो 8 बजे तो स्टेज पे जाते हैं, वो 8 बजे से उसके बाद फिर मेरठ जाना है। तो दिल्ली से निकलने में सर 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद वो 3 घंटे कम से कम तो
मतलब क्या हो यार, 10:30 11 बजे आप पहुंचोगे तो कैसे शो करोगे, तो शो के खत्म होने का टाइम होता है। इसके लिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आप, वो कहता था कि आज। तो हमारे लिए ये था कि चलो ठीक है यार, वो सामने वाला बोल रहा था, मैं क्या करूँ भैया, फ्लाइट लेट होगी, मैं क्या कर रहा हूँ। बोले सर आप आएंगे सर, कुछ नहीं साहब, आपका होटल में 10 मिनट, उसके बाद फिर ये और 8-10 लोगों को अवार्ड देना, आपको ये करना वो करना, बस हो गया, 2 शब्द बोलना, 1-2-3 डायलॉग सुनाना, खत्म, आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं चला गया। अब चला गया वहाँ पर सर, तो उनका तो कुछ और ही प्लान था। और अब बहुत सारे लोग पूछते हैं अरे यार जब वहाँ पर आप गए, अच्छा हाँ, उन्होंने फिर उसके बाद उसने मेरे को ड्राइवर का नंबर दे दिया, ये कह दिया ये गाड़ी है, ये वो फलाने का ना। जब मैं वहाँ लैंड किया 7:15 बज गया था, मैंने फ़ोन किया तो बोले सर हम लोग सामने आपका वेट कर रहे हैं पिलर नंबर 2 में, आप इधर से गेट से आइए, 2 नंबर गेट से या 3 नंबर गेट से, ये सब वो सब करके। अब मैं तो जल्दी में था, फट से गया, उन्होंने सूटकेस मेरा लिया, गाड़ी में रखा, चला गया। फिर उसका राहुल का फ़ोन आया कि सर ऐसा 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 ऐसा, ये गाड़ी आपको सिकंजी स्टॉल तक ले जाएगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले सर ये गाड़ी वहीं तक है, उसके बाद मेरी गाड़ी आएगी, वो पिक करेगी, वो आपको इस थिएटर में लेके आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी है उनका। इस तरह से हुआ था। उसके बाद वो सिकंजी में गाड़ी पहुंची, दूसरी गाड़ी में बैठे हम, आगे चल कर के फिर इस तरह का उन्होंने अटैक किया। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा क्या हो रहा है यार ये? बोले बस चुपचाप रहो, यू आर किडनैप्ड। अच्छा। जब गाड़ी दूसरी आई तो अंधेरे में उसे, फिर वो कुछ 1-2 घंटे तक मुझे, फिर उन्होंने कपड़ा डाल दिया चेहरे पे, मेरे कुछ देख नहीं सकता था मैं। हालांकि देखिए मैं समझ सकता हूँ कि वो मानसिक रूप से भी बहुत बंद है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके कब्जे में, इट वाज आई थिंक राउंड अबाउट 8 घंटे था मैं। 8 घंटे? 8 घंटे था। तो ऊपर वाले ने मेरे को बचा दिया। तो सब कुछ था, गन वगैरह उनके पास? हाँ हाँ गन थी भाई, गन से उन्होंने किया हुआ था। अब वो गन में गोली थी कि नहीं ये पता है, क्योंकि वो तो डराते हैं ना, फिर आपको मानना भी, डरना पड़ता है। कभी भी थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश की? सर आप कर नहीं, देखिए क्या होता है, हाँ वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फिर नहीं भी सर, आप सबसे पहले तो फ़ोन छीन लेते हैं आपका, पूरा आपका खत्म हो गया, फ़ोन छीन लिया, खत्म हो गया आपका, आपके पास कुछ नहीं है अभी। क्या डिमांड क्या थी उनकी? 1 करोड़। अच्छा उनका कमाल था मालूम है, मैं 1 करोड़ में हंसी में, मैंने कहा यार 1 करोड़ तो क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा 1 करोड़, तो मैंने यार हकीकत बताऊँ तो देखा नहीं। अब वो उनका दलीलें क्या थी, उनका जवाब क्या था, 45 साल से तुम काम कर रहे हो फिल्म में। अब हम लोग इंटरव्यू होते रहते हैं ना, जब आपने पूछा 300 फिल्में ज़्यादा हो मैं गई, उनकी अकल अब बोले क्या भैया, हाँ। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनके सबके साथ तुमने काम किया है, अभी तुम्हारी फिल्म, अच्छा मालूम क्या था उनका? बोले तुम्हारी ये गदर 2 जो अभी रिलीज़ हुई 500 करोड़ कमाई है, तो 5 करोड़ तो दिए होंगे तुमको। लॉजिक लगा रहे थे सब लोग, लॉजिक। अब ये था उनका, इनके साथ भी किया तो इतना पैसा आया। ये था। मैंने उनको भैया फिर समझाया उनको मैंने। अच्छा वो बीच बीच में ना मेरे डायलॉग भी बोलते थे, तुम्हारा ये था, तुम्हारा वो था। अच्छा, हाँ मैं नहीं वेलकम, मतलब हाँ ये भी था। उसके बाद फिर साहब पानी पियो, खाना खाओ, क्या लोगे, कॉफ़ी चाय, ये सब था मामला। तो इस तरह उन्होंने मुझे ऐसा कुछ 2-3 घंटे घुमा के एक जगह लेके गए और मेरे चेहरे को ढाक दिया था। तो जब मुझे ऊपर ले जा रहे थे, मतलब जब वहाँ से निकाला उन्होंने गाड़ी से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर, फिर लगा सेकंड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर जब आया एकदम कमरे के अंदर मुझे डाला, उस वक्त उन्होंने मेरे से सर से चादर, तब मुझे बोला कि छोटा सा कमरा है और सब चारों तरफ से बंद है वो, और मेरे सामने कोई 5-7 लोग ऐसे खड़े हुए हैं, समझे ना। तो मैंने कहा यार क्या चाहते हो? तो बोले 1 करोड़। तो भाई मैंने कहा यार 1 करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं। एनीवे तो उनको लगा कि ये है कि इतना मिल जाएगा, फिर उनको लगा नहीं यार इसके बाद नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने सूटकेस देख रहा, ATM, मैंने कहा नहीं है, तो फ़ोन, मैंने कहा जो भी होता, पैसे मेरे पास कैश भी 4-5 हज़ार। मैंने कहा मगर क्या, हमको तो यहाँ से मिलने वाला था पैसा, जो बाकी पैसा था वो हम पैसे क्या करेंगे, 4-5 हज़ार रुपये कैश था, बस यही था, और बाकी हम इसमें से करते रहते। ये कैसे करते हैं, किडनैप करने के बाद वो हिसाब किताब लगा रहे थे, पूरा हिसाब उनका ये था कि कैसे मिल भी पाएगा कि नहीं मिल कि कैसे आएगा, कितना आएगा, कितना, और वो चाहते थे कैश मिल जाए। तो उन्होंने सूटकेस को छान मारा, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। सूटकेस में कपड़े जो भी था बस वही था। तो ना तो उसमें ATM कार्ड था, ना डेबिट कार्ड था, ना कोई किसी तरह इस तरह का कुछ तरह कैश थे, बस 4-5 हज़ार रुपये वो उन्होंने ले लिया। और ये सब घड़ी देखी उन्होंने, घड़ी, तो मैंने कहा यार तो 1200 रुपये की घड़ी। वहाँ मुझे लगता है आपको उतनी देर में समझ में आ गया कोई प्रोफेशनल नहीं है। हाँ नहीं, अगर प्रोफेशनल होते तो मैं, बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। प्रोफेशनल नहीं थे वो लोग। और देखिए ना तो पहले तो प्रोफेशनल होते तो ऐसा नहीं करते आपके साथ, आपको तो लेते ही नहीं लेते, मुझे कैसे लेते बताइए ना।
देखिए क्या होता है सर, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। हाँ आप किसी को किडनैप करना मामूली बात नहीं है सर। आप सोचिए, किसी को आपको किडनैप करना है मतलब क्या है, तो आप कब किडनैप करेंगे, कब रिस्क लेंगे इतना बड़ा, जब आपको लगेगा इसके पीछे आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ खूब पैसा मिलने वाला है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ की उपलब्धि होने वाली है आपको, तब आप करेंगे ना। उनको लग रहा था कि ये उनका ये था कि अब अच्छा, देखिए ये ना, आपसे किडनैप करके आपसे ही पैसे मांग रहे थे? हाँ अभी देखिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, उन्होंने एक बात और बोली, जब उन्होंने बोला यार मैंने कहा उनको, यार मैंने कहा देखो ये तो कितना दे दूँ, मैंने कहा यार मैं तुमको कैश करवा सकता हूँ, मेरे एक दोस्त रहता गाज़ियाबाद में, बहुत अच्छे दोस्त सिकंदर भाई। मैंने कहा यार, मैंने जब तक सुबह सोच लिया था कि इनको पैसे चाहिए, तो मैंने कहा यार 3-4 लाख रुपए तो मैं आराम से इनको दिलवा सकता हूँ। सुबह उठ कर गाज़ियाबाद यहाँ से 2.5 से 2 घंटे, मेरठ से, मैं समझ रहा हूँ मैं मेरठ में हूँ। तो मैंने कहा कितना, बोले मैं कहा 3 लाख तक मैं करवा देता हूँ। 1 करोड़ से थिला मैं 3 लाख में, हंसने लगा, बोले पागल है क्या, बोले तुमको यहाँ तक लाने में हमारे 4 लाख रुपए लग गए। अब उस हिसाब भी समझाया उन्होंने, तुमको एडवांस पैसा दिया, तुम्हारे लिए टिकट आई, तुम्हारे लिए गाड़ियाँ ये वो, और जिसने हमको टिप दिया उसको पैसे दिया, तो उनके हिसाब से मेरे पीछे उन्होंने 4 लाख रुपए खर्च किए थे, और बोले तुम 3 लाख दे रहे हो। तो मैंने कहा चलो 5 ले लेना यार, 5 लाख ये वो सब। अब उन्होंने हिसाब लगाया कैसे मिला कैसे मिला कैसे मिला, उनको लगा अच्छा वो डायरेक्ट ना मुझसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे थे, समझ गए। क्योंकि उनके नाम आ जाएगा ये सब। तो बोले अब उनका ये था कि चलो ठीक है, अब कल सुबह कभी तुम सो जाओ, तो भाई तकिया दे उसको, कुछ खाओ। मैंने कहा नहीं है मेरे पास है, क्या है, बोले ये तो मेरे पास जो मेरी वाइफ ने जो टिफ़िन दिया था उसमें, वो खाना भी कहाँ खाया जाता है। अंदर से तो मेरी हालत ख़राब थी सर, फ्रैंकली कितनी देर बाद आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गए थे कि बस अब तो थोड़ा सा अब ऐसे ही बैठे रहो भाई जब तक? नहीं, मेरा ये था कि थोड़ा समझ में आ गया था मैं, मतलब रात के 2 बजे 2:30 बजे तक उनका ये चलता रहा, कितना क्या क्या, और वो लोग 1 करोड़ से 20 लाख में आ गए थे लास्ट। अच्छा, उनका 20 तो चाहिए। वो एक था, दूसरा बोले नहीं यार 15 हो जाएगा, नहीं बोले नहीं मेरे को 20 चाहिए। बार्गेनिंग चली रही थी? हाँ चल रही थी उनकी, आपस में उनका झगड़ा भी हो गया, मारपीट भी हो गई। हाँ तू चले, मैं इतना लेके आया हाँ मेरे को नहीं दिया, मुझे मैं आपको सही बता रहा हूँ, सुनने में हंसी आ रही वो है। झगड़ा भी कर रहे थे और मार भी रहे थे एक दूसरे को, तो मैं ऐसा देख रहा था ऐसा बोले। फिर वो आके, फिर थोड़ी देर बाद आके मुझे बोलते हुए, ए तुम ये हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं समझना कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, हमारा चलते रहता है। नहीं मैंने कहा नहीं, अब मैं तो कुछ बोल नहीं, मैंने कहा आप लोग जो बोल रहे हैं ना, तो मजाक में आप लोग मजाक में, ये आप लोगों का ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी है अंदर से, मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप जो बोलते हैं वो करें। अच्छा तुम एक काम करो, अभी तुम अभी सो जाओ, और सुबह उठ करके हम करेंगे, तो सुबह हम करेंगे, बताएंगे क्या करना है, ऐसा उन्होंने बोला। और मेरा फ़ोन उन्हीं के पास ही था, उनको ये लग गया था कि हम ये पैसा अभी निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, फिर वो शराब पीना शुरू कर दिए, अच्छा, बहुत शराब। उनकी शराब ने ही मुझे वहाँ से निकाला है। अच्छा। अजान ने, हाँ 2 चीज़, अजान और उनकी शराब। मेरे को कहाँ नींद आएगी सर, उनको लगा मैं सो गया शायद। अच्छा, उसके बाद जो 5-7 लोग थे, उनमें से 5 लोग तो नीचे चले गए, मेरे ख्याल से सोने गए होंगे नीचे जो रूम थे सेकंड फ्लोर थे, और इसमें यहाँ 2 लोग रह गए, बस हो गया। मेरा ख्याल उनके साथ, मेरे साथ उन्होंने छोड़ दिया था उसको। उसमें से एक जो था वो कहता था ये ताले मार दे। बोले हाँ मारता हूँ भाई, मारता हूँ। दारू पी, बहुत भयंकर पी चुके थे उन लोगों ने, और जब से मैं आया था तब से शराबी पी रहे थे वो लोग, समझा। ये समझ 3-4 घंटे से शराब पी रहे थे वो लोग, और मारता हूँ करके ऐसा कुछ कर दिया। मेरी नींद कहाँ, वो लोग चल रहा है 3 बजा, 3:30 बजा, 4 बजा, 4:30 बजे गया। मेरी तो आँख कैसी है, मैं सोच ही रहा हूँ क्या होगा मेरा, क्या करूँ। कुछ 5:30-5:45 बजे करीब, अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं किसी जंगल में हूँ या फिर किसी उसमें हूँ, मैं फार्म हाउस में हूँ, क्योंकि आपको ले जाएंगे तो वहीं ले जाएंगे ना, क्योंकि मैं तो ढका हुआ था सब। अजान की आवाज़ आई, अच्छा, 5:45 बजे करीब, 5:30-5:45 बजे, जो सुबह की अजान होती है ना, वहाँ पर। तब आपको लगा के आसपास? अरे मैंने कहा यार मैं तो यहाँ करीब में हूँ, और ये और इधर देखा, सो रहे दोनों पड़े हुए ऐसे मेरे बाजू में पलंग में। वो एक ही तो पलंग था उसमें, मैं इधर कोने में था ऐसा, और इसमें एक में ये सो गया था, और दूसरा उस सोफे में ऐसा, दोनों ऐसा सो रहे थे। बहुत उसका फ़ायदा उठा करके मैं उठा, सूटकेस वहीं छोड़ दिया, जूते हाथ में लिए, खोला, उसके बाद मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा, मैंने क्या होगा पता नहीं, और बस ऊपर वाले ने साथ दिया। मतलब नीचे आया, देखा फर्स्ट फ्लोर में कोई नहीं, और नीचे आया ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं, सामने गेट था, ऐसा खोला, बाहर निकला तो मैं दंग रह गया। अरे यार, मैंने कहा ये तो पूरा मोहल्ला है, यहाँ से लेके वहाँ तक
मकान ही मकान, इधर भी मकान ही मकान, बस्ती में था। हाउस अरेस्ट। तो आपको पता चला किस किस जगह थे? हाँ, जब मैं फिर सामने आया तो बजान की आवाज़ से, तो सामने एक आदमी था अपने बच्चे के साथ, टेम्पो में कुछ रखा था, तो उसने मेरे देखा हाथ में जूते, और ये आदमी ऐसा देखने लगा। मेरी समझ, अरे मैंने कहा सर वो मस्जिद है यहाँ पे, तो उसने इशारा किया इधर। तो मैं हार्डली 1 मिनट चला हूँगा और मस्जिद आ गई थी। हाँ। फिर मस्जिद में पहुँच गया मैं। फिर मस्जिद में पहुँच करके फिर वहाँ लोगों से मिला, लोग मुझे पहचान भी गए। तो जिन्होंने मुझे पहचाना वो उन्होंने ही बोला घबराओ मत, आप नमाज़ अब पढ़ो, आपसे उसके वो- बाद चलता। फिर हमने नमाज़ पढ़ी। फिर बाद उन्होंने में उन फिर, लोगों का क्या हुआ? अब वो तो उनको क्या मालूम, वो लोग तो उठे होंगे उसको, तो जिसने बोला था ताला लगा दे, उसने लगाया नहीं, उसको बहुत मारा होगा उसने। पिटाई की होगा, 100% पिटाई की होगी। मतलब इन्वेस्टमेंट भी चला गया, सब कुछ चला गया, हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन सच में सर ये मतलब ये तो मजाक के तौर पर सुनने में बड़ा अच्छा अभी लगा, जिस तरीके से किसी फिल्म की घटना लग रही जी है। जी जी। लेकिन उस वक्त सच में जो आपके ऊपर बीत रही होगी और जो आपके अंदर, इसके पहले भी उन लोगों ने ऐसा 3-4 कलाकारों के साथ कर चुके थे, जो लोगों ने बताया नहीं। राजेश पुरी के साथ भी हुआ था, वो बच गया था। सुनील पाल का तो आपको मालूम ही है। हाँ हाँ अभी तो हल्की ही हाँ, घटना एक है। और ये उसी इलाके की वहीं वहीं के वहीं के ये वहीं के कुछ लोग। गैंग बन गई तो वहीं लगता पे है इस तरह मस्जिद की। में जब मैंने पूछा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये जगह बिजनौर है, बिजनौर है। मेरठ नहीं है। उन्होंने मुझे मेरठ का बोल अच्छा, कर, वहाँ पे आपके साथ कभी कुछ ऐसी कोई बदसलूकी की क्या किसी ने कि जैसे मारना पकड़ना? सर वो धमकी तो देते थे ना, धमकी देना तो गालियाँ है, निकालते थे, गालियाँ बहुत निकालते थे। बट फिजिकली कुछ नहीं। फिजिकली मतलब गाल आप नहीं बताओगे तो फिर, अच्छा। ये था उनका। धमकाते थे कि बता नहीं दो। अभी क्या होता है कि जब आप उनके कब्जे में हैं तो आप गुलाम हो गए उनके। अब जैसे उन्होंने बोला कि तेरी इसका पैटर्न क्या है फ़ोन ओपन करने का, अगर तुमने गलत बताया तो वो खुलेगा नहीं। तो आपको मालूम है कि अगर गलत बता नहीं सकते आप, तो जो जो सही था मैं बताता गया उनको। बोले डेबिट कार्ड मिलकर नहीं है, ऑनलाइन क्या है, पैटर्न क्या है, उनका पैटर्न ऐसा है, लैंड का। अच्छा खुल गया, हाँ ठीक है। और नहीं खुलता तो फिर पिटाई होती है आपकी। इसका क्या है, इसका क्या है, डेबिट मिलकर नहीं है। फिर भी आपने बहुत समझदारी से शांति बनाए रखते हुए अपने आप को पेशेंसफुली उस जगह से बाहर निकले। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। नहीं, चारा भी नहीं था और एक समझदारी भी होती। और आप मेरे ख्याल से आप ज़्यादा पैनिक तो हुए हो गया आप, लेकिन Naturally, वो बहुत उसको सर। आपने एक्सप्रेस नहीं कर, देखो, अपने ऊपर गालियाँ हावी दे नहीं दी। होने दिया होगा। कुछ तो दोस्तों ये हैं मुश्ताक खान जी, जितने अच्छे कलाकार हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। आज इनसे बातचीत करने के दौरान एक बात तो पता चली कि एक सच्चा इंसान ही सच्चा कलाकार बन सकता है। और जो घटना भी मुश्ताक सर ने हम सबके सामने बताई है, जिससे हम ऑलमोस्ट अवगत ही है कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इसको भी इतनी सफाई से और ईमानदारी से बता देना, ये भी कोई कम अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सर ने बहुत हिम्मत से उस फेज़ को पार किया। मुश्ताक सर, हमारे पॉडकास्ट में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल करते हैं और आपको उसके जवाब देने होते हैं। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप बस उनके जवाब दीजिए। आप इसी ईमानदारी के साथ में, आप रेडी हैं? प्लीज़ ओके। इस आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके लिए इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे? अभिनेताओं में संजीव कुमार थे, संजीव कुमार। जो अब नहीं रहे, और दिलीप कुमार साहब। मैं उनकी बहुत फिल्में देखता था, और एक बार नहीं कई बार देखता था। और उनको ही, उनकी फिल्में देख कर के मैं उनके अपने करेक्टर भी लिखता था उसी हिसाब से, उनको मैं स्टेज करता था। और अभिनेत्री? अभिनेत्री में वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। हाँ, अगर आप एक्टर नहीं होते तो और क्या होते? पता नहीं, एक्टर नहीं होता तो अभी आपके सामने बैठा नहीं होता, पहली बात तो ये। और दूसरा, शायद मैं वही जो फादर का हमारा जो कपड़ों का बिजनेस था, रेडीमेड कपड़ों का, गारमेंट, जो मेरे भाई कर रहे हैं अभी, वही करता हूँ। आपकी फेवरेट फिल्म, आपकी खुद की फेवरेट फिल्म? खुद की फेवरेट फिल्म मतलब जो जिसमें मैंने जी। मैंने जो काम किया है, हमें राय प्यार के। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब? सक्सेस का मतलब सेटिस्फैक्शन है और खुशी है, और अपनी खुशी, अपनी फैमिली की खुशी,
अपने रिश्तेदारों की, भाई बहनों की सक्सेस अगर आपको मिलती है तो सबसे ज़्यादा आपको खुशी उस वक्त होती है जब आपके अपने खुश होते हैं, जब आपके अपने एक साथ रहते हैं। अब अकेले हैं लाइफ में, आपने तीर मार लिया है, बट आपको ठीक है, आपको लोग मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं मिलेगा जो अपनों, जो आपकी खुशी से जो अपने खुश होते हैं उससे। गांव तो मैं जाते रहता हूँ, जाते रहते हाँ, शादी में जाता हूँ। कभी लगता है कि बस हो गया अब थोड़े दिन अब नहीं, मज़ा से रिफ्रेश तो वही होता है ना। अभी देखो मेरी भतीजी के बेटे की शादी थी, और बैयर से और आगे है, पता नहीं आप वो जानते ही नहीं, हम वो इलाका, एक तो नेशनल पार्क मुक्की, जानते होंगे, बहुत बड़ा है ना नेशनल पार्क जो है, उसके आगे करंजिया करके एक जगह है मंडला के पास। मंडला के पास? हाँ, वो हमें जबलपुर से मंडला 3 घंटे का रास्ता है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ वो जगह इतनी मुझे आपकी मतलब वहाँ की मदर टंग क्या है? हिंदी ही है। हिंदी है। जैसे देखो मध्य प्रदेश में तो मैं कहता हूँ कि मेन जो सबसे अच्छी हिंदी अगर कहा जाए तो फिल्मी हिंदी, हाँ फिल्मी हिंदी यूपी के बाद एमपी की है। एमपी की है। वहाँ पे लेकिन वहाँ पे तो हर कास्ट का आदमी हिंदी ही बोलता है। वहाँ पे आपको सिख जो मिलेंगे, नहीं जैसे होती है ना बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, वहाँ पे थोड़ा सा इलाके के हिसाब से ये थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा देहाती टच हो जाता हाँ देहाती टच तो होता है। जैसे मैं जिधर से बिलोंग करता हूँ वहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो आप जहाँ से थे वहाँ पे मतलब आपकी वो जो पर्टिकुलर मदर टंग है हिंदी के अलावा कुछ है क्या वहाँ पे? है। कैसे ये थोड़ी सी खड़ी बोली बोलते हैं उसको, खड़ी बोली बोलते खड़ी बोली कहते हैं उसको। और जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो पहले वो उसमें एमपी में ही था, एमपी में था छत्तीसगढ़ जो था। तो वहाँ का कुछ अबर्स काम करत है, का बोलता तोला कुलबा टूरा हाँ माला हाँ वो तो तोला समझना है क्या। तो ये इस तरह वो छत्तीसगढ़ी है, प्रॉपर छत्तीसगढ़ी है। हाँ बात करत है, अबड़ बात करत है, इस तरह का कुछ है वो। सर आपने कितनी मूवीज़ की हैं? मैंने गिनती तो नहीं की, लेकिन एक साल पहले मेरी वाइफ ने यही सवाल मुझसे किया था कि तुमको मालूम कितनी फिल्में की हैं। उसने काउंट कर ली थी। तो मैंने कहा मैंने को क्या मालूम, मैं तो करते जाता हूँ, पता नहीं चलता। तो उसने एक साल पहले मुझे 380 ऐसा कुछ बताई थी, एक साल पहले। आप समझ लो कुछ 400 के ऊपर हो गई होगी। माइंड ब्लोइंग सर। और मुझे तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अरे यार मैंने ये भी फिल्म की थी, अरे यार मैंने ये भी फिल्म की थी। एक मेरा यही एक उद्देश्य रहता है, आज की डेट में भी मेरा ये कि यार मैं घर में नहीं बैठना चाहता, मैं रोज़ काम करना चाहता हूँ। काम करते रहो, मज़ा आता है। जो अभी घर पे हैं तो ठीक है, घर से बाहर निकले तो काम करो। तो दोस्तों ये हैं मुश्ताक खान जी, साफ दिल के, साफ मन के और आत्मा के भी साफ। और कलाकारी तो इनकी कितनी अच्छी है हम सब जानते हैं, ये कितने बेहतरीन अभिनेता हैं ये भी हम जानते हैं। और अब हमारा दिल कर रहा है कि सर हम आपको किडनैप करके अपने पास रखें और ये पॉडकास्ट चलता ही जाए 24/7 हम आपके साथ ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रखें। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि सर भी बहुत कीमती समय निकाल के हमें यहाँ पर आकर मिले हैं। और सर आपने जिस बेपाकी से और जिस खूबसूरत तरीके से हमारे हर सवाल का बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया है, तो अल्फ़ा टॉक्स की तरफ से, हमारी तरफ से आपको होली की शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा नजराना हम पेश करना चाहेंगे। लाइए। ये छोटा सा नहीं है भाई सर, छोटा सा ही है सर, बहुत छोटा सा है। बड़ा यार, वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने 380 का जो शतक मारे हैं 3, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से 4, 5, 6 शतक और हो जाए और ऐसी ही फिल्में आप हमारे लिए बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम मुश्ताक सर से एक निवेदन करेंगे कि सर आप आने वाली जनरेशन के लिए जो एक्टिंग करना चाहती है, या जो वो लोग जो आपके फैंस हैं हमारे जैसे, जो बचपन से देख के आपके संग हम लोग बड़े होकर के आज आपके सामने हैं, इनके लिए कोई छोटा सा संदेश अगर आप कुछ भी जो आपको लगता है कि उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, यू आर वेलकम। लेकिन एक ही बात और ये कहना चाहूँगा कि इस लाइन में अगर आना है तो इस लाइन के चकाचौंध और इस ग्लैमर को देख के ना आइए, बल्कि अपने दिल को टटोलिए। वाकई आप यहाँ आना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ संघर्ष कीजिए। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष के बाद जो चीज़ें मिलती हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। और यकीन जानिए, अगर आप टैलेंटेड हैं, ईमानदार हैं, सब्र है आप में, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।
तो दोस्तों सर ने कहा वेलकम 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 में भी सर वो क्या था एक बार मुझे बताइए ना, आपका डायलॉग थोड़ा हम भी चाहिए वो एक बार डायलॉग। अरे यार वो डायलॉग ऐसा हो गया कि अभी उसके लिए ना वो भी हाँ, चाहिए चलेगा होता सर, है, आप तो imitate खड़ा कर ही भी होना लेते हैं। पड़ता है, हाँ। बड़ा भी हाँ। होता है। अब वो जैसे कि आप जानते हैं वेलकम सभी ने देखी है और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, हम लोग भी देखते हैं तो खुश होते हैं। एक ऐसी फिल्म मेरे ख्याल से अनीस बज़मी साहब ने बनाई है कि वो जब भी आप देखोगे उसको आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोग खुद उसको जब सीन करते थे तो बहुत मज़ा आता था उसको करने के लिए, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कैरेक्टर इतना लोग पसंद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लव यू कि आपने मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है। बल्कि मैं डरा हुआ था। मैं अनीस भाई को हमेशा बोलता था, यार अनीस भाई पता नहीं मेरे कैरेक्टर का क्या होगा, क्योंकि 6-7 दिन तक तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा बिल्कुल सामने, और वो सामने अपना लोग डायलॉग बोलते थे, बाकी सब लोग अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, ये तुम्हारे अनिल कपूर, ये सब लोग। वो डायलॉग सर आपको याद है उदय भाई ने क्या कहा था, वो सर था कुछ सारा फिर मुझे अनिल भाई ने बोला था तुम कैरेक्टर जब मैं आएगा, तुम्हारे सीन आएंगे ना जब तुम देखना, तो वाकई जब वो सीन आए तो लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसे कि आप जानते हैं कि नाना पाटेकर ने मुझे विजिटिंग कार्ड बनाया हो, किसी को धमकाना हो, किसी को डराना हो, तो वो होता है ना, एक बोलते हैं कि मैं बता बल्लू, तो अभी बल्लू शुरू हो जाता है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी, तो एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकलेगा, तो उदय भाई ने मेरे हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फ़ौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी और घर तक छोड़ने आए। बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए सब, मेरी एक टांग लग दी, बस 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 बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे पॉडकास्ट में अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपना आशीर्वाद दिया। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे भी हमारे लिए अच्छी अच्छी फिल्में देते रहिए, ताकि हम उनको देख के एंटरटेन भी हों और उनसे सीखें भी। अल्फा टॉक के सारे दर्शकों को मेरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मयंक आपको भी, आपके परिवार को भी, और अल्फा टॉक के पूरे सदस्य यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सबको आने वाली होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों ये थे मुश्ताक खान जी, जिनके साथ हमने ये बहुत खूबसूरत सा पॉडकास्ट आपके सामने पेश किया है, और आने वाले वक्त में हम आपके सामने और भी ऐसी ही हस्तियों को लेके आएंगे। प्लीज़ आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ अल्फा टॉक्स। थैंक यू।